आज हम पढ़ेंगे पोइट्स एंड पैनकेक्स। इसके राइटर हैं अशोका मित्रन जी। ये चैप्टर एक एक्सर्प्ट है उनकी एक किताब का जिसका नेम है माई यस विद बॉस। यहाँ पे हम जेमिनी स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे। जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में लोकेटेड है और इसके जो फाउंडर हैं वो एस वासन जी हैं और जो अशोका मित्रन जी हैं वो जेमिनी स्टूडियो में न्यूज़पेपर के अच्छे अच्छे क्लिप्स कट करते हैं। ये चैप्टर कई पार्ट्स में है तो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पैनकेक पैनकेक क्या है? ये पैनकेक एक मेकअप ब्रांड है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि पैनकेक नेम का एक मेकअप ब्रांड है जो उस टाइम पर ट्रक लोड यानी भर भर के मंगाया जाता था जेमिनी स्टूडियो में ताकि सारी की सारी एक्टर और एक्ट्रेसेस के मुंह पर इसे लगाया जाए यानी पोत किया जा सके। और इसमें बताया गया कि ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर, वैजंती माला जैसी एक्ट्रेस ने इस पैनकेक का यूज़ करती होंगी, लेकिन उसके बाद रति अग्निहोत्री जैसी एक्ट्रेसेस इसके बारे में नहीं जानती होंगी। इसके बाद में हमें यह भी बताया जाता है कि ये जो मेकअप रूम है जहाँ पर ये पैनकेक लगाया जाता है, जहाँ पर लोगों को अगली बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, ये मेकअप रूम रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल में था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यहाँ बात की गई है और बताया गया है कि एक बिल्डिंग में उनके अस्तबल होते थे। तो थोड़ा अपस्टेयर जाकर एक रूम है, मेकअप रूम बोला जाता था एक, और उस मेकअप रूम के अंदर लोगों को अगली बनाने का प्रोसेस शुरू जारी रहता था। मेकअप डिपार्टमेंट, तो बात की जाती है कि जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट भी होता था। इस मेकअप डिपार्टमेंट में सबको अपने अपने काम होते थे। इसमें एक चीफ मेकअप आर्टिस्ट है जो कि केवल चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस के मेकअप करता है। उसके नीचे एक सीनियर असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट है जो कि केवल हीरो हीरोइन के मेकअप करता था और उन्हें अगली बनाता था। और उसके नीचे है एक जूनियर असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट, एक कॉमेडियन के मेकअप करता था। और सबसे नीचे हमारा आता था ऑफिस बॉय जो कि भीड़ क्राउड का मेकअप करता था। ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसकी सबसे ख़ास बात थी कि ये सच में सिंबल था नेशनल इंटीग्रेशन का। मतलब इस मेकअप डिपार्टमेंट में आप सारे लोगों को देख सकते हैं। जो आपको यहाँ एक बंगाली देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ही वो चला जाएगा तो आपको एक महाराष्ट्रियन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरे देश के लोग मिल जाएंगे आपको देखने को, तमिल के, आंध्र के, मद्रास के। उसके बाद जब हम सब पूरा डिस्कशन कर लेते हैं तो पूरी स्टोरी ऑफिस बॉय पर आ जाती है। तो ये मेकअप डिपार्टमेंट का एक इंसान था जो क्राउड्स के मेकअप करता था यानी भीड़ के मेकअप करता था। ये जो ऑफिस बॉय था वो सालों से जेमिनी स्टूडियो में आता था। तो वो सोचता था कि वो एक एक्टर बनेगा, नहीं तो एक डायरेक्टर तो बन ही जाएगा, ये तो लिरिक्स राइटर नहीं तो पोएट बन जाएगा, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टोरी ऑथर्स के डेस्क पर आती है। तो ऑफिस बॉय जो था वो सोचता था कि उसका लिटरली टैलेंट है वो वेस्ट जा रहा है। उससे गुस्सा आता था और वो जो भी पोएम वगैरह लिखता था वो ऑथर के डेस्क पर बैठकर उन्हें सुनाता था। और अब ऑथर को भी गुस्सा आता था कि सब उससे ज्ञान दे रहे हैं जैसे कि वो खाली बैठा हो। अब उसके बाद हमारी स्टोरी आती है कोठा मंगलम सब्बू की, ऑफिस बॉय के सबसे बड़े इनेमी की तरफ। अब देखो ये जो ऑफिस बॉय है वो समझता है कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ किया है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और बहुत टैलेंटेड है और ये डिज़र्व करता है एक ऐसी स्टेज पर जाना जहाँ इसके टैलेंट को देखा जाए, इसे इसके टैलेंट से जाना जाए। पर उसका ये मानना था कि इसकी बजाय ये सब कोठामंगलम शब्बू को दी जा रही है। कोठामंगलम शब्बू था कौन? ये कोठामंगलम शब्बू, अरे शब्बू बॉस के बाद सेकंड नंबर का पर्सन था जो कि बॉस के आसपास हमेशा रहता था। कुछ लोग तो इसे बॉस के चमचा भी बोलते थे। बट जो सब्बू था, सब्बू के बिना तो कुछ भी नहीं होता था। जो सब्बू था वो टेलर मेड था मूवीज़ के लिए, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सब्बू जैसा इंसान परफेक्ट रहेगा था। सारी चीज़ें सब्बू को आती थी। लेकिन ये ऑफिस बॉय इनसे इतना क्यों चिढ़ता था? क्योंकि जो ऑफिस बॉय था वो उसे लगता था कि सब्बू से ज़्यादा टैलेंटेड तो ऑफिस बॉय है, बट उसको इसके लिए
चांस नहीं मिला। क्योंकि जो सब्बू एक ब्राह्मण है, सब्बू क्योंकि अपर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसे नेचुरली ज़िंदगी के बहुत जगहों पर एक अपर हैंड मिला होगा। वह ऐसे लोगों के बीच बैठता उठता होगा जिसकी वजह से वो ये इस मुकाम तक पहुंच पाया है, और उसे इसीलिए बहुत गुस्सा आता था कि जो चीज़ वो डिज़र्व करता है वो सारी चीज़ें सब्बू को मिल रही हैं। इसके बाद पूरी जो स्टोरी है वो सब्बू के बारे में बताता है कि एक्चुअली में सब्बू था कौन। अगर सब्बू है तो फ़िल्म बनाना आसान है, सारे प्रॉब्लम्स को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देता था। अगर ऐसा होता कि प्रोड्यूसर या कोई कह रहा है ये सीन कैसे होगा, तो सब्बू आता था और आकर बता देता था कि ऐसे होना चाहिए या फिर वैसे होना चाहिए। अगर उसमें भी कोई खुश नहीं रहता था तो मिनटों में 14 तरीकों से बता देता था कि इस सीन को हम कैसे एक्ट करें। मतलब जब सब्बू कोई एक्टर ये सीन दिया जाता कि तुम ऐसा कुछ एक्ट करके बताना कि एक चूहा है जिसने ट्राइग्रेस को मार दिया है, और उसके बाद उस उसने जैसे ही उसके बच्चे को देखा और उससे उन पर दया आ गई और उसे वो पालने लगा। जब एक्टर हाथ खड़े कर देते थे, भाई ये क्या बकवास सीन है, इसे कैसे एक्ट करूं, तो सब वो करके दिखाता था। एक नहीं ना जाने कितने तरीक़ों से करके दिखाता था। लेकिन पता है सब्बू को दूसरों से काम कराने में बहुत इंटरेस्ट आता था। पर फिर भी उसे इसलिए रखा गया था कि क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल्स, उसकी जो लॉयल्टी और जो थी जेमिनी स्टूडियो को लेकर, वो प्योर थी और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, दिल का भी काफ़ी अच्छा था। क्योंकि दूर पास जितने भी रिश्तेदार थे, सारे रिश्तेदारों की मदद करने के लिए सुब्बू तैयार होता रहता था हमेशा। ना जाने कितने लोग थे जो सब्बू के घर में फ्री में रहते थे। सब्बू बिल्कुल ये नहीं सोचता था कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या होगा, जो इतने सारे पैसे उन लोगों पे खर्च कर रहा है, आगे चलकर जब उसका रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वह लोगों को अपने घर में रखता था, उनकी मदद करता था। लिटरेचर के मामले में भी सब्बू बहुत आगे था। उसने तो एक नॉवेल भी लिख दी थी जिसके अंदर उसने देवदासीज़ की पूरे पूरे पिक्चर भी किया था। और सब्बू जो था वो, उसको जो लीड रोल था वो पसंद नहीं था। वो साइड रोल इतना अच्छा एक्ट करता था कि लोग लीड रोल के जो एक्टर थे उन्हें छोड़कर सब्बू को देखते थे। उसके बाद हमारी स्टोरी आ जाती है एक लॉयर पे। सब्बू एक स्टोरी डिपार्टमेंट में भी था जहाँ पर आपको बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स और एक लॉयर भी। स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉयर भी था। ये लॉयर बेचारा इतना अजीब फील करता होगा जब लोग एकदम ख्वाबों में खोए रहते, कविता लिख रहे होते, आराम से सोए सोचते रहते, तो वह वहाँ पर अपनी लॉजिक्स लेकर आ जाता। ये लॉयर को वैसे हम लीगल एडवाइज़र भी कहते, पर इसको जो जेमिनी स्टूडियो वाले लोग होते थे उसे इलीगल एडवाइज़र कहते थे। इसके काम ही ऐसे थे। एक बार की बात है कि एक एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया और वो सब पर भड़क गई। इसी ऐसे ही में जो लॉयर था वो क्या किया, रिकॉर्डिंग डिवाइस जो थी उसको घुमा दिया उसकी तरफ और सारी बातें को रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब जो वो एक्ट्रेस थी वो चिल्ला चिल्ला के थक गई तो उसने बोला रुको और देखो, और उसने एक्ट्रेस को दिखा दिया कि वो कैसे बात कर रही है और उसने क्या क्या बोल डाला। एक्ट्रेस बेचारी कंट्री साइड से आती थी तो उन्हें इतने सारे लोगों के साथ कैसे बोलना है, कैसे रहना उतना पता नहीं थी, अभी वो उतनी ज़्यादा एक्टिंग की नहीं थी। तो उनके वो काफ़ी टैलेंटेड थी लेकिन उनकी जो कॉन्फिडेंस थे वो चूर चूर हो गया। उनके टैलेंट होने के बावजूद उनका जो करियर है वो ख़त्म हो गया। जाने अनजाने में इन सब के पीछे लॉयर जी का ही हाथ था। फिर भी बॉस ने इनको एक चांस दिया फ़िल्म प्रोड्यूसिंग का, और फिल्म प्रोड्यूस भी हुई लेकिन अच्छी नहीं चली, फ्लॉप हो गई। और उसके बाद स्टोरी डिपार्टमेंट भी बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से लॉयर ने भी अपनी जॉब जो है वो लूज़ कर दी। बाद यहाँ पे है गार्डियंस फियर खादी, यानी जो सारे के सारे लोग थे वो स्टोरी डिपार्टमेंट के वो कुर्ता और धोती पहना करते थे और गार्डियंस फिलॉसफी पर चला करते थे। लेकिन वहीं पे जो हमारा लॉयर था वो शूट बूट में आता था। फिर हमारी स्टोरी आ जाती है मोरल रेड आर्मामेंट आर्मी, जो कि फ्रैंक बकमैन ने शुरू की थी। एक बार जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया था तब एक रीअवायरमेंट आर्मी आती है। रीअवायरमेंट आर्मी के बहुत ज़्यादा चर्चे होते हैं। इसमें 200 लोग आपको देखने को मिलेंगे
जिसमें तो 20 नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। इनमें आपको देखने को मिलेगा ये चलता फिरता एक सर्कस था। मतलब इनमें जो लोग वो हर साइज़ के, हर कलर्स के, मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। पोएट कहते हैं नहीं नहीं, ये सच में सर्कस नहीं था। मतलब ऐसा नहीं ये आपको ऊपर उड़ कर दिखाएंगे, और और ना ही ये कोई आपको नाटक करके दिखाएंगे, ना ही इनकी कोई एनिमल से दोस्ती है कि एनिमल के द्वारा आपको नाटक दिखाएंगे। ये इनका जो एनिमल से सिर्फ दोस्ती डाइनिंग टेबल पे रहती थी। लेकिन फिर भी इसे सर्कस बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे जो नेशनैलिटी, मतलब इतने सारे लोग आते थे अलग अलग देश के, कि देखने में आपको लगे कहाँ से इतने सारे लोग आ गए। मतलब अलग ही अलग अलग सब रहते थे, एकदम कॉमेडियन सब लगते थे, एकदम अलग 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 इतने सारे लोग। एनीवे ये अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपने प्लेस के लिए। एक था जोथम वैली और दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने माने रह जाते थे, और सबसे ज़्यादा लोग इनके दोनों प्लेस को इसलिए सबसे ज़्यादा देखने आते थे क्योंकि इनके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, सिर्फ सेट होते थे, खास करके जो इनके सनराइज़ और सनसेट के सीन होते थे वो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और सारे लोग इसे देखने आते थे। जेमिनी स्टूडियो में जो 600 लोग थे वो रिपीट इनके शोज़ देखे। इनके शो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, खासकर सनराइज़ और सनसेट। जो उनकी सनराइज़ और सनसेट के साथ जो बाशर की आवाज़ आती थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो एक पोएट की बात होती है कि एक पोएट आने वाला है, जैसे कि जेमिनी स्टूडियो में काफ़ी पोएट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही एक बात होती है कि एक पोएट आने वाला है। तो अब जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो काफ़ी सारे पोएट्स को जानते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब अच्छा इंग्लैंड की पोएट आने वाले हैं, तो वो हर एक पोएट के ऐसे नेम ले लेता है। लेकिन जो यहाँ पे पोएट आ रहे हैं ना, उन्होंने ना उनके कभी नाम सुने, ना ही कोई कविताएं सुनी है। तो सोचते हैं ये है कौन जो आ रहा है। उसके बाद एक खबर आती है कि जो इंसान ये पोएट आ रहा है वो एडिटर भी है, और जो हिंदू न्यूज़पेपर होता है वो भी उसे प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता ये है कौन। जैसे ही इसकी एंट्री होती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एकदम से सारे लोग इसे देखते हैं, जैसे हीरो की तरह इसकी एंट्री होती है। सब देखते ही रहते हैं क्योंकि कोई इसे जानता नहीं था, इसलिए जानने के लिए सब उत्सुक थे। पता है जो बॉस था जो इसे इंट्रोड्यूस कर रहा था वो भी नहीं जानता था। और फाइनली जो पोएट हैं वो आते हैं और 1 घंटे के लगभग स्पीच देते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं पता चलता ये बोले क्या, बोलकर चले जाते हैं। फिर सब सोचते रह जाते हैं कि वो जो स्पीच दे रहे होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ये तक नहीं पता चलता वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो करके चले भी जाते हैं। और इसके बारे में इसके बाद में जो हमारी पूरी की पूरी स्टोरी है वो राइटिंग में चली जाती है। अभी ये प्रोस राइटिंग के बारे में हमारे ऑथर बताते हैं कि कहते हैं कि जो ये प्रोस राइटर होते हैं ना, इनके लिए दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपको कितनी हिम्मत चाहिए कि आपने कुछ लिखा और लिख कर सामने वाले को दो मैनिपुलेट करने को कि अब इसको पब्लिश कर दो, और फिर वो मना कर दे, और फिर वापस लो और उसे फिर दूसरे को दो और उससे बोलो पब्लिश करने के लिए, वो भी कैसे करना कैसे करके हाँ ठीक है बोल दे। फिर आप सोचो कितनी हिम्मत चाहिए होती है कि बार बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद लास्ट में अपना प्रोज पब्लिश करना। अशोकामित्रन जी कहते हैं कि मैं भी प्रोज राइटिंग में जाना चाहता था, पर इस वजह से नहीं गया, और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें एक पीरियोडिकल ने दी। उसका नाम था द इनकाउंटर। प्रोज राइटर सबमिट तो करना चाहते थे, पर या तो जान लें कि इनकाउंटर है क्या। अब जैसे ही वो ये जानने के लिए जाते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर द इनकाउंटर की किताबें, मैगज़ीन और बुक्स की कुछ कॉपीज़ इधर उधर रहती, और वो जैसे ही द इनकाउंटर को देखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो अनटच्ड है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि वो जो है स्टेफन स्पेंडर,
यहाँ पर तो जैसे ही उन्हें देखते हैं द इनकाउंटर के एडिटर पेज पर देखकर उन्हें अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे टिपिकल बॉलीवुड का सीन चल रहा है, जिसमें दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए हों और अब मिले हों। और अब वो जैसे ही अपने प्रोज़ राइटअप को सबमिट कर रहे होते तो उन्हें लगता है कि अब वो मिल जाएंगे दो जो भाई बिछड़ गए हैं। और वो इतना ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हैं स्टेफन स्पेंडर से, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अरे ये वही पोएट हैं, अरे ये वही पोएट हैं, इन्हें तो मैं जानता हूँ। अब थोड़े दिन बाद जब हमारे ऑथर जो हैं वो जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देते हैं तो उस समय उनके पास इनकम का कोई भारी सोर्स नहीं होता। तो वो तो नहीं होता है जो जो और तब इसीलिए जो चीज़ सस्ती होती है वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार, यहाँ पर क्या हुआ था कि स्टूडेंट एफिशिएंट की कुछ पेपरबैक कॉपीज़ थी और जो कुछ बुक्स की कॉपीज़ थी वो कुछ 50 पैसे में मिल रही थी, और वो एक कॉपीज़ ख़रीद लिए और उसका नेम था द गॉड दैट फेल्ड। अब ये आसान नहीं था क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े एसेज देखने को मिलेंगे और आपको बड़े बड़े नेम इसके साथ मिलेंगे, लुइस फिक्सर से लेकर स्टेफन स्पेंडर तक। यहाँ पर द गॉड दैट फेल्ड जो है एक ऐसा किताब था जो एसेज को एक्युमुलेट कर रहा था। इसमें लोग अपनी कहानियाँ, अपनी जर्नी बताते थे कि जैसे कम्युनिज़्म में उनकी एंट्री कैसे हुई और कम्युनिज़्म से बाहर कैसे निकले, और यहाँ पूरा कम्युनिज़्म वाली बात एक्सप्लेन की हुई थी। और यहाँ पर स्टेफन स्पेंडर का भी एक राइटअप प्रेजेंट था। अब समझ आया हमारे अशोका मित्रन जी को कि स्टेफन स्पेंडर कौन थे और ये जेमिनी स्टूडियो में क्यों आए थे, आखिर आकर वहाँ क्या बोला था। बहुत ज़्यादा वहाँ पर कनेक्टेड फील कर रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि द गॉड दैट फेल्ड के साथ वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो अपनी जर्नी समझाना चाहते थे कि वो कैसे कम्युनिज़्म में आए और कैसे कम्युनिज़्म से बाहर निकले। एक अजीब सी कनेक्शन महसूस कर रहे थे, वो एक रिलेटिव महसूस कर रहे थे स्टेफन के साथ हमारे ऑथर। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।